250 साल लगा उनको इस्टेब्लिशमेंट में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग क्या किए कि देखो, हिस्ट्री में हम इवेंट्स को एनालाइज करना चाह रहे हैं, है ना। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट, और इवेंट क्या होता है, हमेशा मल्टी डायमेंशनल होता है। कोई भी इवेंट का बहुआयामी नजरिया होता है। जैसे देखो कि राइट नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है। इस इवेंट में हम यहाँ पे बैठ करके एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखो कि कितनी सारी कहानियां हैं। तुम्हारी एक अलग कहानी है जो कि तुम्हारा सुबह होकर के यहाँ बीच में पहुंचा है, तुम्हारी अलग कहानी है, तुम्हारी अलग कहानी है। तो ये जो इवेंट है वो असल में कई कहानियों का मिल करके बना हुआ है। हमको डिफरेंट कहानी को निकाल करके अलग अलग थ्रेड में देखना पड़ेगा। हम लोगों ने एक ये भी बात किया कि देखो, फिल्म वाले क्या करते हैं, जैसे जो मूवी बनाते हैं वो असल में इवेंट्स को ट्रूली एनालाइज नहीं कर रहे हैं। वो चूंकि स्टोरी में चलना है तो वो एक कैरेक्टर, एक हीरो को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सोचो कि हीरो को रास्ते में कोई एक जो मिला था, उसकी एक अपनी कहानी होगी जो कि वहां पे दो रास्ते काट रहे हैं, ठीक है ना। तो इवेंट्स को एनालाइज करने में हमको इसके थ्रेड्स को अलग निकालना पड़ता है कि इसके अंदर कई सारी चीजें। तो इस्टेब्लिशमेंट का जो थ्रेड है वो एक थ्रेड है, कहने का मतलब है वो एक सेपरेट कहानी है जो कि हमने इस इवेंट से किनारे निकाल करके सेपरेटली एनालाइज किया कि वो कैसे बैठे हुए हैं। लेकिन ये थ्रेड दूसरी घटनाओं के साथ सुपर इम्पोज ही चल रहा है। यानी कि एक तरफ जहां पे कि ब्रिटिश इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं, वहां दूसरी कहानी इंडिया के इम्पैक्ट भी शुरू हो गया, इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट भी शुरू हो गया, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनना भी शुरू हो गया। देयर आर सो मेनी इवेंट्स जो कि एक साथ हो रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री का सही अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको सभी थ्रेड्स को इंडिविजुअली लेकिन ब्रेक डाउन करना पड़ता है। इस ब्रेकडाउन के दौरान में हम जो पिछले 2 क्लासों से आपको आदत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में कंटिन्यूअस कोरिलेशंस जोड़ते चलिए। तो जैसे हम लोग ये फ्रेंच की कहानी में थे कि चलो ब्रिटिश ने फ्रेंच के पे अटैक कर दिया, तो उस समय में देखो एक दूसरी कहानी भी हो रही थी। तो उस दौरान में हम लोग तुमसे 2-3 सवाल किए कि भाई डच का क्या चल रहा था, भाई पोर्टुगीज का क्या चल रहा था। तो ये सेपरेट कहानियां हैं लेकिन कंटिन्यूअसली उसमें इंटरलिंक बनाते चलिए कि इधर जब ये हो रहा है तो साथ में उधर वो हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इस्टेब्लिशमेंट वाला सेक्शन खत्म कर चुके थे। इस्टेब्लिशमेंट हम लोग समझ रहे हैं, अब तक के सक्सेसिव क्लास में इस्टेब्लिशमेंट हम लोग कवर किया। इसके आगे बढ़ते हुए हमको क्या देखना है, हमारा अगला सेक्शन है कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। यानी कि ब्रिटिश आकर के इस्टेब्लिश हुए, उसके बाद उनके यहाँ आने के बाद इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारे सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए। तो हम देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज हुआ। शुरुआत में चलते फिरते हमने कमेंट कर दिया था कि देखो तो कि पूरा का पूरा सोसाइटी ही बदल गया। आज के तुम और हम ज्यादा कॉलोनियल टाइम के इंडियन से मैच खाते हैं, मेडिवल टाइम के इंडियन से हमारा कोई सिमिलैरिटी या कॉमनैलिटी नहीं निकल के आता है, ठीक है ना। बल्कि मेडिवल टाइम के जो इंडियन जो भाषा बोलते हैं वो हमारी भाषा नहीं है। मेडिवल टाइम के जो सोसाइटी है वो हमारे सोसाइटी नहीं है। मेडिवल टाइम के जो बिलीफ्स और ये चीजें हैं वो थोड़ी बहुत आगे चल रही हैं, तो वो तो कल्चरल कंपोनेंट है। अदर देन दैट इंडियन सोसाइटी कॉलोनियलिज्म के दौरान में ट्रांसफॉर्म हो गई, हम बदल गए, कंप्लीटली बदल गए, ठीक है ना। तो ये एक इम्पैक्ट अपने आप में एक सेपरेट और लेंथी स्टडी होने वाला है जिसके कई डायमेंशंस को हम लोग अलग करेंगे। और फाइनल मॉडर्न हिस्ट्री का जो तीसरा सेक्शन पड़ता है वो ये है कि इन दोनों में हमने बात किया कि ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ऐसा किए, इसमें कहानी होगी हमने क्या किया, इंडियन रेस्पॉन्स टू कॉलोनियलिज्म। तो ब्रिटिश आए, उन्होंने ऐसा किया, हमने क्या किया। तो हमने सोशल रिफॉर्म्स किए, हमने कई बार विद्रोह किया, हमने जो है वो आर्म्ड रिवोल्ट किया, हमने एक पॉलिटिकल फाइट लड़ा जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी पर्टिकुलर एक सब सेक्शन के अंदर से आएगा, ठीक है। उसको समझेंगे कि आखिर हम लड़े कैसे, हम लोग जीते कैसे, उसमें इवेंट्स क्या हुए। लेकिन जो हमारा अप्रोच होने वाला है कि अभी के समय हम लोग इस लेग से जंप करके अब इस लेग पे आने वाले हैं। एक चीज हमारे पास, एक चीज समझना बाकी है और वो है टूल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। हम ये जो जीत हुई, जीत जो ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर इस्टेब्लिश किया, जिसके कारण वो इस्टेब्लिश हुआ, इसके उपकरण क्या थे, इसके टूल्स क्या थे, उन्होंने किन टूल्स का इस्तेमाल करके खुद को इंडिया के ऊपर जो है सो इस्टेब्लिश किया, इसको आज हम लोग हैंडल करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, भारत पे जो है सो उपनिवेशवाद का असर क्या होगा।
एटलीस्ट आज जो है हमारा ये चौथा क्लास होने जा रहा है हिस्ट्री का, है ना। एक इंट्रोडक्टरी हल्का हल्का चला, 2-3 से हम लोग जो है वो ये चौथा है। तो स्टैंडिंग इन फोर्थ क्लास हमारी आपसे आशा होगी, अपेक्षा होगी कि आप हमको क्लियरली बता पाए कि कॉलोनियलिज्म क्या था। व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? एक तरफ से तुम शुरू करो। कॉलोनियलिज्म क्या था विशेष? एक कंट्री दूसरे कंट्री पर इकोनॉमिकली, थोड़ा सा साफ करो, कोई बात नहीं, आराम से अटेम्प्ट लो। आइडियाज दिमाग में बनते हैं और मुंह के माध्यम से वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में निकलते हैं। अगर तुम हमको ओरली जवाब दे पाओगे तो तुम लिख पाओगे, क्योंकि प्रोसेस सेम है। आपके दिमाग में थॉट्स बनते हैं, वो मुंह से निकला या हाथ से निकला, तो ये चीज होना जरूरी है। इनफैक्ट ये सब्जेक्टिव की तैयारी है कि आप साफ और स्पष्ट जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। साफ स्पष्ट जवाब दे पाएंगे, साफ स्पष्ट आप लिख पाएंगे। में एक कंट्री दूसरे कंट्री कंट्री में ये एक तरह से राष्ट्र में रहती है और उसके अपने अंडर उसको रखती है। इकोनॉमी के इकोनॉमी के लिए भी देखो, आंसर राइटिंग की कुछ बात हो जाए, और ये जो हमारे डायलॉग्स हैं ये बेसिकली आंसर राइटिंग डेवलपमेंट के ही कंपोनेंट है। एक अच्छा जवाब क्या होता है? एक अच्छा जवाब वो जवाब होता है जो कि क्वेश्चन के बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करे। क्वेश्चन आपको दो फॉर्मेट में राइटिंग करना पड़ेगा यूपीएससी एग्जाम में। एक ऐसे लिखना पड़ता है और एक जो है सो आंसर राइटिंग करना होता है। आंसर राइटिंग और ऐसे में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट मीडियम्स हैं, दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। पहले आंसर से समझो। आंसर एक क्लियरली डिफाइंड सवाल के बाउंड्री के अंदर ही हो सकता है। क्वेश्चंस क्लियर कट बाउंड्री एस्टेब्लिश करते हैं कि आपसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें ना उससे कम ना उससे ज्यादा जो पूछा गया है उसका जवाब मिले। हम पूछे कि कॉलोनियलिज्म क्या है, तो फोकस करने वाला वर्ड क्या है? क्या। क्या है ना। तो इसका जवाब आइडियली कैसे शुरू, तुम एक अटेम्प्ट लो तो। it was a system in which there were two states and it was a symbiotic relationship in which You have used a completely wrong term. it was a system where there was a kind of symbiotic relationship between two states. Completely wrong term. ये बैकफायर कर जा रहा है। Political relationship between two countries. तुम पिछली बार जो जवाब दिए उसमें से इस सेटअप के दो कोर में से एक कोर को एड्रेस किए थे, एक कोर को छोड़ दिए, और दूसरे बार जो तुम अटेम्प्ट किए तो फिर दूसरे कोर को एड्रेस किए, एक कोर को छोड़ रहे हो। इसमें दो कोर्स हैं। कॉलोनियलिज्म में दो एंगल है, एक पॉलिटिकल रिलेशन और एक इकोनॉमिक रिलेशन। तो कॉलोनियलिज्म क्या है? ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेटअप है जिसमें कि एक पॉलिटिकल नजरिया भी है और एक इकोनॉमिक नजरिया है। इकोनॉमिक ग्राउंड पे बना है लेकिन वो एक पॉलिटिकल सेटअप है। कैसा पॉलिटिकल सेटअप है? जहां एक कंट्री और दूसरे कंट्री, दो पॉलिटीज एक दूसरे के साथ में इंटरट्वाइन हो जाते हैं, एक नहीं होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन ये संबंध ऐसा है। सिम्बायोटिक क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें एक का शोषण होता है, एक का पोषण होता है। वन इज एक्सप्लॉइटेड एंड द अनदर वन इज इनरिच्ड, है ना। सिम्बायोटिक हम कहेंगे इसका मतलब कि दोनों का फायदा हो रहा है। you know the word symbiotic. This is definitely not symbiotic. This is more than parasitic. This is of a parasitic relation. ठीक है ना। तो अगर बायोलॉजी की नजर से हम अगर डिफाइन करने जाएंगे तो ये ज्यादा पैरासिटिक नेचर का है। तो कॉलोनियलिज्म ये था। इससे पहले जो इवेंट्स हुए, यानी कि इंडिया में बाहर वालों ने राज किया, ये कोई नई घटना नहीं है। बाहर वालों ने पहले भी राज किया। मुगल आए हमारे पास, गुलाम वंश आए हमारे पास, अफगान आए, मंगोल आए, रसिया के नीचे और चाइना, रसिया चाइना के बीच में मंगोल वाला इलाका है, वहां से लोग आए, इंडिया के ऊपर राज किए। लेकिन उन सारे फेजेस को हम कॉलोनियल फेज नहीं कहते। हम कॉलोनियल फेज जो है वो ये 1600 के बाद वाले इधर के दौरान जो इंडिया में बीता है, इस फेज को ही कहते हैं। क्यों ऐसा है? क्लैरिटी, थोड़ा सा और क्लैरिटी लाओ, बी स्पेसिफिक, क्लैरिटी लाओ। कोई और अटेम्प्ट करेगा? कैसे अलग है? जो
ब्रिटिश से पहले भी तो हमारे पास विदेशी आए थे, है ना, तो उनको हम कॉलोनियलिज्म नहीं कह रहे हैं, ब्रिटिश आए तो इसको कॉलोनियलिज्म कह रहे हैं, मामला क्या है? वो यहाँ पे रूल करने के लिए नहीं आए थे, देयर इज अ डिफरेंस। जो पहले वाले आए वो आ करके यहीं बस गए, वो यहीं के हो गए, यहीं पे शासन करने लगे, दिस बिकेम देयर होम। लेकिन ये जो है यहाँ रहने के लिए, शासन करने के लिए नहीं आए हैं, ये ले जाने के लिए आए हुए, तो एक डिफरेंट टाइप का सेटअप है। और इस चलते देखेंगे कि दोनों के नजरिए भी अलग होंगे। अगर आप यहाँ पे शासन करने के लिए आए हुए हैं और आप जानते हैं कि यहाँ पे हम टैक्सेशन से हमको पैसा मिलेगा, तो भाई एक डेड किसान, एक मरा हुआ किसान आपको तो कोई पैसा नहीं देगा ना। तो आपका एक राजा का अगर राज करना है तो आपका इंटरेस्ट किस बात में है कि नीचे वाले लोग जो है वो बेटर रहे, वो अच्छा ये उनका ये इकोनॉमिक आउटपुट हो, वो वेल करेंगे तब तो हमारा टैक्स बढ़ेगा, है ना। अ डेड फार्मर पेज नो टैक्स, ठीक है। तो उस समय के टैक्स सिस्टम जो होंगे वो थोड़े से सिम्बायोटिक नेचर के होंगे, रूलर और रूल्ड के बीच का रिलेशन सिम्बायोटिक होने वाला है, क्योंकि एक के बेनिफिट से दूसरे का बेनिफिट डिराइव करता है। लेकिन ब्रिटिश में ऐसा नहीं होगा, है ना। ब्रिटिश में जो है वो तो जितना ले लेना है ले लेना है, क्योंकि लेके भाग जाना है, ठीक है ना, वो अप्रोच ही दूसरा है। ऑल राइट, ठीक है।